हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोग के लिए। एनाल फिशर। एनाल फिशर क्या होता है पूरी डिस्कस करेंगे। क्या क्या एनाल फिशर, इनकी रेक्टल ब्लीडिंग जो होती है, रेक्टम में जो इन्फेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले देखेंगे। क्या क्या पहले 1 मिनट गाइस, मैं इसका टूल ले लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हमको समझना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडेक्स बता दिया गया है कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडेक्स में हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि एनाल फिशर का परिचय पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। एनाल फिशर जो होता है उसके सिम्टम यानी कि लक्षण मरीज को क्या क्या दिखाई देते हैं। इसके अलावा एनाल फिशर के कॉजेस क्या हो सकते हैं। एनाल फिशर की डायग्नोसिस यानी कि लैब टेस्ट हम कौन कौन से करवा सकते हैं। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट वाला, कि मरीज को क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए एनाल फिशर में। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम लोग को बेसिकली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सारी चीज़ हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए एनाल फिशर क्या होता है। व्हेन एनाल और ट्यूब ऑफ एनाल रप्चर और कट, इट इज नोन एज एनाल फिशर। सबसे पहली चीज बोली है कि भैया गुदा या गुदा नलिका के, जो कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एनाल को गुदा द्वार कहते हैं या मल द्वार के नाम से इसको जानते हैं। बोलना है कि गुदा या गुदा नलिकाओं में जब किसी प्रकार का कट लग जाता है या दरार बन जाती है तो उसे फिशर या एनाल फिशर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा क्या होता है कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो मल द्वार रहता है ना, यहाँ पे गुदा यानी कि एनाल वाला जो एरिया था, यहाँ पे रेशेस बन जाते हैं। ठीक है, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कॉजेज आगे बात करेंगे, है ना। तो इस वाले एरिया में अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है या छाले बन गए या फिर कुछ भी हुआ जिससे ब्लीडिंग कॉजेज हो रही है, उसको हम लोग एनाल फिशर के नाम से जानते हैं। इट इज मेनली ड्यू टू आस्किंग हार्ड एंड लार्ज स्टूल। पासिंग है ये, ठीक है। 1 मिनट गाइस, इट इज पासिंग। पासिंग का मतलब होता है निकलना, है ना। जब क्या होता है, मेनली ड्यू टू पासिंग हार्ड एंड लार्ज स्टूल। ऐसा कब हो सकता है, जब जो स्टूल है यानी कि जो पोटी होती है, जैसे स्टूल हम लोग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, वो ज़्यादा हार्ड हो, ज़्यादा टाइट हो, अगर वो एकदम प्रेशर से निकाली जाए, उस कंडीशन में भी एनाल फिशर हो सकता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील पेन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पासिंग स्टूल। मतलब बोलना है कि मरीज जब होता है फिशर के कारण आमतौर पर मल त्याग करते समय के दौरान दर्द होना या मल के साथ खून आना, ये कंडीशन आपको एनाल फिशर में मरीज के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हम लोग। देखिएगा टाइप, देखो गाइस, टाइप होता है एनाल फिशर के। सबसे पहला होता है एक्यूट और क्रोनिक। दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। आप एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो आपको एक्यूट और क्रोनिक का मतलब हमेशा चीज़ों को समझ में आना चाहिए। गाइस, एक्यूट का मतलब क्या होता है समझिएगा। बोल रहा है करंटली डैमेज एरिया इनसाइड ऑफ एनाल कोल्ड एक्यूट। बोलना है कि भैया जो त्वचा की ऊपरी जो सतह है, यानी कि जो एनाल जो गुदा द्वार है, मल द्वार जो होता है, वहां पर जो सतह है उसमें छेद या दरदरा को एक्यूट फिशर कहा जाता है। यानी कि ऊपर ऊपर स्किन पे हुआ है, अंदर घाव नहीं हुआ है, क्रोनिक नहीं हुआ है। देखिएगा आज आपको यहाँ पे चोट लगी, तो चोट लगने पर क्या वो एकदम घेरा हो जाता है? नहीं होता। यदि आप उसकी केयर नहीं करते हो, ठीक से नहीं रखते हो, और 25-30 दिन निकल गए, महीने भर निकल गए, अगर वो घाव भर ही नहीं रहा है तो उसे क्रोनिक के नाम से जाना जाता है। परंतु यदि अभी अभी हुआ है तो एक्यूट। एक्यूट मतलब अभी अभी हाल में हुई बीमारी को एक्यूट कहा जाता है। और क्रोनिक का मतलब होता है डैमेज द एरिया इनसाइड ऑफ एनाल फ्रॉम लॉन्ग टाइम, इट इज कॉल्ड क्रोनिक। यदि त्वचा की सतह पर हुआ छेद या दर्द ठीक ना हो तो समय के साथ साथ वह क्रोनिक फिशर में विकसित होता है या उसका कारण बनता है। क्रोनिक का मतलब वही है कि भैया जो छाले हैं, जो एनाल में जो दरदरापन बना है, छेद हुए हैं, वो बहुत गहरे हो गए हो, ठीक हो ही नहीं रहे हो, तो उसे हम लोग क्रोनिक या नासूर भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टाइप्स के बारे में। आगे बढ़ता हूं। एनाल फिशर के सिम्टम्स देखिएगा, क्या लक्षण मरीज को महसूस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेनफुल स्टूल, यानी कि जो पोटी करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना मरीज को। स्टूल ब्लीडिंग, यानी कि मल त्याग के बाद गहरा लाल रंग दिखाई देना। जो स्टूल जो पोटी होती है उस पर गहरा लाल रंग दिखाई देगा, ब्लड आपको दिखाई देगा, है ना। उसके अलावा अराउंड एनाल ईचिंग, इट इज ईचिंग आई, है ना,
ये आई है। ईचिंग अराउंड एनाल, यानी कि गुदा के आसपास जो आपका एनाल वाला एरिया होता है उसके चारों तरफ खुजली महसूस होना मरीज को। लम्प्स इन एनाल, यानी कि गुदा फिशर जो त्वचा पर गांठ बन जाना, जो कि अंदर ऐसे गांठ या लम्प्स वगैरह बन जाएगा। और लम्प्स के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो लम्प्स वगैरह एनाल के अंदर अगर गांठ बन गई हो तो हमें इसे ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे मरीज के अंदर एनाल फिशर में, है ना। नेक्स्ट आता है एनाल फिशर कॉज एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि जो एनाल फिशर है उसका क्या कारण होता है और जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा, पहला है कंटिन्यूअस डायरिया, यानी कि कोज जो है, अगर मरीज को कंटिन्यूअस डायरिया यानी कि दस्त बहुत समय तक ले रहे हो, कंटिन्यू दस्त ले रहे हो, तब एनाल फिशर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, एनाल के अंदर फिशर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव का मतलब अल्सर यानी कि छाले, कोलाइटिस मतलब कोलोन वाले भाग में छाले है, इस वजह से भी आपको एनाल फिशर हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट में कब्ज बन रही है, पोटी नहीं निकल रही है, लंबे समय तक रह रही है, 2-3 दिन तक पोटी नहीं जा रहा है ना। 3-4 दिन के बाद अगर वो मल त्याग करता है उस समय ज़्यादा पेन होता है और वो एरिया छिल सा जाता है बगल का, ठीक है, जो वो सॉफ्ट एरिया होता है वो छिल जाता है मलाशय वाला। और इसके अलावा एसटीडी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है जैसे कि गोनेरिया वगैरह, इन कंडीशन में भी आपको फिशर देखने को मिल सकता है मरीज में। एनाल कैंसर, यदि आपको डेफिनेटली गाइस गुदा द्वार में अगर किसी प्रकार का कैंसर हो गया है तब भी हो सकता है। एनाल स्वेलिंग, यानी कि एनाल में जो गुदा द्वार है वहां पे सूजन आ गई है, तो सूजन की अवस्था में भी आपको एनाल फिशर देखने को। तो ये कुछ कारण थे जो हमें समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस, भैया आप लैब में क्या टेस्ट करवाओगे, मरीज को कैसे पता करोगे। पहली चीज होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एंडोस्कोपी में बेसिकली आप देख पाओगे, एंडोस्कोपी यहाँ पे दी हुई, एंडोस्कोपी में आप डायरेक्टली कैमरा डाल के इंटर करके एंडोस्कोपी करके इंटेस्टाइन की आप देख पाओगे कि कहीं पे फिशर बनी हुई है, किस टाइप से फिशर बनी हुई है, सारी चीजें आप एनाल फिशर के बारे में एग्जामिन कर पाओगे, ठीक है। एग्जामिन ऑफ एनाल एंड एनाल ट्यूब, एनाल्स के अंदर जो एनाल ट्यूब है उनकी एग्जामिनेशन। एक होता है सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के जो नीचे वाले भाग है वहां पे एनाल फिशर कहीं पे हुई है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीजें देखने के लिए हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। एक होता है बायोप्सी, भी आप कर सकते हो। बायोप्सी सीवियर कंडीशन में यदि कि गांठ यानी कि लंप वगैरह बन रहा है अगर एनाल के अंदर, तब भी कर सकते हो। फॉर एग्जामिनेशन यूज टिश्यू ऑफ एनाल, यानी कि क्या करते हैं, एनाल के अंदर कोई टिश्यू है उसको काट के बाहर निकाल के एग्जामिनेशन हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर भिजवाते हैं। एक होता है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में एग्जामिनेशन ऑफ कोलोन, जो कोलोन वाला भाग होता है उसमें कोलोनोस्कोपी किया जाता है, उसकी एग्जामिनेशन की। तो ये कुछ टेस्ट है जिसको कर सकते हैं। बेसिकली इसको डॉक्टर देखकर ही समझ जाता है कि मरीज को एनाल फिशर हुआ है, वो एग्जामिन करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में करना क्या है, मरीज को पोजीशन प्रोवाइड करने है, पोजीशन प्रोवाइड करके उसकी एग्जामिन, बाहर से एग्जामिनेशन आप देख सकते हो प्रॉपरली कि एरिया में डैमेज है या नहीं है। फिजिकली एग्जामिनेशन से ही पता लग जाता है, बट सीवियर केसेस में आपको ये टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर। गाइस बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या करोगे भैया, सिंपल बात है, एक होता है नाइट्रोग्लिसरीन की एक ट्यूब आती है, ठीक है, इस टाइप से ऑइनमेंट होता है ये नाइट्रोग्लिसरीन ऑइनमेंट, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो नाइट्रोग्लिसरीन है अप्लाई ऑन अफेक्टेड एरिया, मरीज को क्या करना है, अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करना होता है। यूजेस किस लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, रिलीफ इन पेन एंड वुंड हीलिंग। रिलीफ यानी कि दर्द में, ये जो ट्यूब है ना मरीज को दर्द में आराम देगी और जो घाव बना है उसको भी ये भरेगी, ठीक है। अब जरा इस ट्यूब, ये ट्यूब का डायग्राम है, इस ट्यूब के नाइट्रोग्लिसरीन ये कई नाम से मिल जाता है। इसके अंदर लिखा है, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, 1 मिनट गाइस इसको मैं ना करता हूँ, यहाँ पे पढ़िएगा आप लोग,
लिखा हुआ है कि असिस्ट वुंड, इस ट्यूब के ऊपर ही पढ़ रहा हूँ, असिस्ट वुंड को असिस्ट करेगी, हीलिंग उसको भरने में मदद करेगी, रिलीफ पेन मरीज को दर्द में आराम देगी, एंड डिस्कम्फर्ट मरीज को जो परेशानी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, हेमरोइड हो रहा है, ये सारी चीज़ों में मरीज को आराम करती है। इतने यूजेस इस ट्यूब के हो सकते हैं। इसको अफेक्टेड एरिया के चारों तरफ लगाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट मेडिकेशन पे आते हैं, वो लगाते दिन में बीड़ी दो बार लगा सकते हो, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पाइलियम क्रीम, ठीक है, पाइलियम क्रीम जो होता है अप्लाई ऑन अफेक्टेड एरिया पे ही इसको लगाते हैं। इसके जो यूजेस है, दर्द में आराम देगी, ये जलन में भी काम करती है। मरीज को एनाल फिशर में यदि जलन टाइप की हो रही है तब इसका इस्तेमाल करो। ईचिंग, यदि मरीज को बहुत खुजली चल रही है, जलन हो रही है या फिर उसको दर्द हो रहा है, उसमें काम ये करती है। डोजेस दिन में 2 ही बार लगाना होता है मरीज को। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मिनट गाइस, तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, हर एक मेडिसिन के ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि वो किस किस चीज़ में काम करेगी। इस पे लिखा है रिलीफ पेन, दर्द में आराम करेगी, इसके अलावा और भी ईचिंग को कम करेगी, रिलीफ बर्निंग यानी कि जो जलन वगैरह होती है, रिलीफ डिस्कम्फर्ट, मरीज को यदि कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह हो रहा है उसमें आराम करती है। हालांकि ये थोड़ी ब्लर इमेज है बट आप समझ जाइएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 चीज में ये काम करती है। ये वुंड असिस्ट का काम नहीं करेगी, यानी कि वुंड को हील करती नहीं है, परंतु ये वाला दर्द, जलन, ईचिंग, ये सारी चीजों को मेंटेन करके रखेगी। नाम है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इससे इजीली एनाल फिशर कंट्रोल हो जाता है। एक होते हैं विटामिन के का इंजेक्शन। अब विटामिन क्यों देंगे, देखो मरीज है, अब मरीज को, अब देखो पेशेंट को देखने के बाद हम दवाई डिसाइड करते। वो मरीज बोल रहा है सर एनाल फिशर हुआ, अपन ने एग्जामिन कर लिया, फाइनल हो गया, अब उसको ब्लड निकले जा रहा, तो ब्लडिंग कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विटामिन के इंजेक्शन देंगे ताकि वो उसका ब्लीडिंग कंट्रोल हो। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो अलग इंजेक्शन, ट्रेनेक्सा वगैरह का और भी बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है ना। इट इज़ मेनली यूज फॉर मेंटेनिंग ऑफ ब्लीडिंग, यदि मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़, अगर मरीज को उस वाले एरिया में कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है, संक्रमण अगर आपको लग रहा है, तो आप उसको मेडिसिन दोगे। कौन से मेडिसिन दोगे, एंटीबायोटिक, उसको मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो, मेट्रोजिल भी काफ़ी, O2 दे सकते हो, O2 में ऑफ्लॉक्सिन प्लस ओनिडाजोल 2 कंपोजिशन होते हैं, तो आप उस कंडीशन में मरीज को एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हो यदि आपको इन्फेक्शन लग रहा है और इन्फेक्शन डिटेक्टेड होता है तो। बाकी इनसे इजीली वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि मरीज को क्या सलाह दोगे आप बाद में। बोल रहा है मेंटेन कॉन्स्टिपेशन, मरीज को बोलना है कि भैया खाने पीने पे ध्यान रखो, कब्ज मत बनने देना, पेट में कब्ज बनेगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। उसको कब्ज मेंटेन करने के लिए घरेलू नुस्खे वगैरह इस्तेमाल करने को अपन को सजेस्ट करना है। प्रॉपर इनटेक वेजिटेबल, यानी कि पर्याप्त मात्रा में सब्जियां मरीज को ज़्यादा खानी है जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन मेंटेन रहेगा। इसके अलावा इंक्रीज लिक्विड इनटेक, यानी कि ज़्यादा पानी पिएगा तो लिक्विड जो है पेट में जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी हार्ड नहीं रहेगी, लिक्विड टाइप की रहेगी, तो अच्छा रहेगा, मरीज को दर्द कम होगा। डेली योगा एक्सरसाइज वगैरह डेफिनेटली करना है मरीज को। इंक्रीज फाइबर सप्लीमेंट, फाइबर से युक्त सप्लीमेंट, जैसे कि आपने इसरगोल का नाम सुना होगा, मरीज को डेफिनेटली इस कंडीशन में इसरगोल देना है। इसरगोल से क्या रहता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक तरह से, उसको मिला के हल्के से गर्म पानी में अगर वो लेता है तो अच्छा फाइबर मिलता है, फाइबर का अच्छा सोर्स है, उसको इजीली स्टूल पासिंग में बिल्कुल स्मूथ होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। डू नॉट प्रेशर ड्यूरिंग द स्टूल पासिंग, यानी कि मल त्याग के समय ज़्यादा मरीज को दबाव नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। यदि उसको हो रहा है इजीली आराम से मरीज को टाइम देना है स्टूल पासिंग में। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट को सजेस्ट करना होती है। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इस तरह की आपको पूरी बुक हमारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप सिंपली क्या करोगे, अगर डाउनलोड करना है बुक को, बुक केवल PDF के रूप में मिलती है, पूरा ऑनलाइन कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है इंडियन मेडिकल लेक्चर, क्या लिखोगे, इंडियन मेडिकल लेक्चर। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसको आप सिंपली डाउनलोड करना, ओपन करना, और सब जब खोलोगे तो ये आपको कोर्स आपको
आपको दिखाई देगा किताब या मेडिकल बुक करें, और इसमें साथ में फ्रीली हम लोग कंटेंट पूरा जो ऑनलाइन कोर्स है फ्री प्रोवाइड करते हैं। केवल बुक का पेमेंट आपको 950 रुपये है, 20 रुपये जीएसटी वगैरह एड होकर 975 रुपये का पेमेंट आता है। इसमें आपको बुक के 3 वॉल्यूम मिलते हैं, बेसिक ट्रीटमेंट अलग मिलेगा, हॉस्पिटल प्रैक्टिस और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उसके अलावा भी आपको 100-150 बीमारियों के नोट्स वहाँ पे अलग मिलेंगे। इन सबको आप डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट करवा पाओगे, पूरी बुक है ये, पूरी बुक का आपको प्रिंटिंग करवा पाओगे आप आपके हिसाब से। ठीक है, हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और जो वीडियो में बताया है उन सबकी वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता हूँ आप ये बुक को परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।